गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो जर्नल से संबंधित है। आपको 2 वीडियो बताई गई थी जिसमें जर्नल के बारे में, रोजनामचा के बारे में उसका क्लियरेशन हुआ था कि डेबिट, अगर कोई आइटम डेबिट होता है तो क्या कैसे होता है और क्रेडिट होता है तो कैसे होता है। ठीक है, आज उस जर्नल से हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या मिलता है आपको, है ना। लगभग मोटा मोटी आपको मैं बता दूं, जैसे कि 40 एंट्री लगभग मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, और भी है आगे, और 40 एंट्री में, है ना, ये आपकी रोजनामचा के लिए इनफ है। यदि इसमें कुछ अगर मिर्च मसाला लगाना होगा तो जब जर्नलाइज किया जाएगा, जब हिसाब बनाया जाएगा, तो उस पीरियड में अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपको और भी कुछ ज़रूरत है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है, जो बेसिक जर्नल है उस जर्नल पर हम चर्चा करें। आगे जितना आएगा, जर्नल तो ऐसे बहुत होते हैं, इसकी अथाह समंदर है, लेकिन बेसिक जो जर्नल होता है और जर्नल से जो लेजर बनता है उसके लिए मैंने कलेक्शन किया है, और ये सभी आपको, है ना, देखना है। और आगे इस पर जो है ना, आपको इसको बेस बनाकर सारे जर्नल प्रविष्टियाँ को, है ना, बनाना है। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं दमदार तरीके से। फिर आगे उस 24 एंट्री के बाद 25वां नंबर एंट्री, है ना, क्या कहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अनुराग से आपने चेक प्राप्त किया और बैंक में जो है आपने उसी दिन जमा कर दिया। ठीक है ना, यानी बैंक से अनुराग से आपको चेक मिला और उसी दिन आखिर रखाकर आपने की बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो चेक निश्चित है कि आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और बैंक जब पर्सनल अकाउंट होता है तो पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी बैंक रिसीवर हो रहा है यहाँ पे, इसलिए बैंक क्या होगा, पाएगा, पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद निश्चित है कि चेक आप बैंक में जमा कर रहा है तो चेक भी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि चेक आपके, है ना, यानी कि ये जो चेक इन हैंड है, तो एक चीज़ और आता है, जैसे कि मैंने चर्चा करा था कि बैंक टू कैश, अगर चेक मिले कहीं से और उसी दिन बैंक में अगर जमा कर देते हैं, है ना, तो आपने तो चेक को भुना लिया। ठीक है, तो किताब क्या कहता है, रूल्स कहता है कि बैंक को डेबिट करो और चेक इन हैंड को क्रेडिट करो, लेकिन जब लेजर बनाएंगे तो समस्या वहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो सेम डेज में यदि अगर आपको चेक मिलता है और उसी दिन अगर बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ चेक इन हैंड हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आगे फिलहाल हम बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट। दूसरा एंट्री है, रिसीव अ चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपने मुकेश से 5,000 रुपये का चेक प्राप्त किया। ठीक है, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज ए सेम डेज। आगे यहाँ पे देखिए, जब ऊपर हमने चर्चा कर रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, सेम डेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्पष्ट सेम डेज लिखा हुआ है। तो इस पीरियड में क्या होगा कि इसमें से 2 आइटम निकलेंगे इस प्रश्न से। एक निकलेगा, चेक की जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, बैंक। चेक को क्या, किस नाम से शो करेंगे, बैंक के नाम से। तो एक निकलेगा बैंक और दूसरा निकलेगा क्या, मुकेश। तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और मुकेश भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक क्या होगा, जब आप चेक जो है किसी से प्राप्त करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा करते हैं तो बैंक तो यहाँ रिसीवर हो जाएगा।
अब मुकेश क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, यानी मुकेश ही ने ही आपको चेक दिया है, ठीक है। तो बैंक रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गया। अब मुकेश क्या हुआ, क्रेडिट इसलिए हुआ, टू लगा हुआ है मतलब क्रेडिट हो गया, इसलिए यह क्रेडिट हुआ क्योंकि मुकेश यहाँ पे क्या बन रहा है, गिवर बन रहा है, ठीक है। वह देने वाला हो जा रहा है, बैंक क्या हो जा रहा है, पाने वाला हो जा रहा है। इसलिए रिसीवर को डेबिट अर्थात पाने वाले को डेबिट, और गिवर को क्रेडिट अर्थात देने वाले को क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चेक इशू टू प्राज्ञा, यानी आपने मान लो कि आपने प्राज्ञा से कोई वस्तु खरीदा था। अब ऐसा है कि कैश आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्राज्ञा को चेक ही देंगे कि भाई ले लो, 5-7 दिन के अंदर में जो है ना क्लियरिंग करा लेना, ठीक है। मेरे अकाउंट में अभी फ़िलहाल पैसा है चाहे नहीं है ना। अगर नहीं है तो हम 5-7 दिन में हम जो है चेक का टाइम दे देता हूँ। वो क्या है कि 5-7 दिन में आप भुना लीजिएगा चेक को। तो आपने प्राज्ञा को चेक दिया है, चेक इशू टू प्राज्ञा, आपने प्राज्ञा को चेक जारी किया या प्राज्ञा को चेक दिया, चाहे वह कितना रुपया का भी हो। तो निश्चित है कि चेक आपके पास से जाएगा, प्राज्ञा क्या होगा, पाएगा। तो यहाँ पे 2 आइटम दिख रहा है, एक चेक दिख रहा है, एक प्राज्ञा दिख रहा है। तो प्राज्ञा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए जब आप चेक देंगे प्राज्ञा को तो चेक कौन पाएगा, प्राज्ञा पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हम चेक को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि आइटम 2 निकला, एक प्राज्ञा एक चेक निकला। तो चेक का संबंध बैंक से होता है, इसलिए हम चेक का क्या नाम रखेंगे, बैंक। जब आप चेक देंगे तो निश्चित है कि चेक है ना, चेक जाएगा आपके पास से, अगर एसेट्स के रूप में इसको मानते हैं तो चेक आपके यहाँ से क्या हो रहा है, चेक जा रहा है। लेकिन ये चेक आपको दिया था किसने, है ना, चेक आपने नहीं इसको यानी कि बनाया था, ये चेक कौन देता है, बैंक देता है, ठीक है ना। तो यहाँ बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ, है ना, क्योंकि चेक अगर जाता है तो बैंक क्रेडिट करेंगे, और चेक आता है तो क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। दूसरी बात है ना, कि बैंक यहाँ गिवर हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि चेक जो है आपने नहीं बनाया था, बैंक ने बनाया था, बैंक ने चेक आपको दिया था, तब आप कस्टमर को दिए थे, इसलिए बैंक यहाँ पे जो है गिवर का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। चेक अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, चेक के जगह पे हमको क्या लिखना है, बैंक लिखना है। अगर इतना में भी नहीं समझ में आवे तो चेक कॉमसिन मान लेते हैं कि चेक पर्सनल अकाउंट तो होता है, लेकिन अगर संपत्ति मानकर बनाए तो चेक क्या होता है कि यदि आपके पास आएगा तो डेबिट कर देना है बैंक को, और चेक अगर जाएगा तो बैंक को क्या कर देना है, क्रेडिट करना। नॉर्मली आपको ये सोचना है, यदि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू अविनाश फॉर विच रिसीव इन पेमेंट अ चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है कि अविनाश को आपने माल बेचा था, ध्यान समझिएगा इस वाले को, अविनाश को माल बेचा, ठीक है। फॉर विच, है ना, किसके लिए, तो कहता है कि रिसीव इन पेमेंट अ चेक, और पेमेंट के रूप में आपको चेक प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, तो अविनाश से चेक प्राप्त हुआ है, ध्यान समझिएगा, है ना। मैंने माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और चेक को क्या करा आपने, उसी टाइम जो है ना बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो इसमें है ना आप एंट्री क्या करेंगे, पहला तो आपने जो है माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, अब बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो बैंक में जमा करा तब बैंक तो रिसीवर हो जाएगा, बैंक पाएगा, पाने वाले को डेबिट कर दिए, ठीक है ना। टू सेल्स अकाउंट, है ना, यदि उसी दिन अगर चेक क्लियर हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि नगद हो गया, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, है ना। चेक क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, यदि चेक क्लियर नहीं होता है ना, तो अविनाश या डेटर भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यदि चेक आप लेकर गए बैंक में, लेकिन चेक क्या हुआ, उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा नहीं था, जिसने आपको चेक दिया था, अविनाश ने आपको चेक दिया था, तो अविनाश का चेक में खाता नहीं था, चेक बाउंस करने का चांस है। तो इसलिए यह तब तक अविनाश सेल्स में नहीं बदलेगा जब तक चेक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना है इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे कि जब चेक क्लियर हो जाएगा तब बैंक टू
सेल्स, यदि चेक क्लियर नहीं होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अविनाश, चेक नॉट क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे निश्चित है क्या है, तो है ना, बैंक टू सेल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, चेक क्लियर के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है नेक्स्ट। 29 नंबर एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर विच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कहा है कि आपने देनदार से आपको चेक प्राप्त हुआ है ना, जिसे विच माने जिसे कुड नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसे बैंक में जमा नहीं कर सके आप। तो अब क्या होगा, तो इस पीरियड में तो चेक आपके पास ही रहेगा। ठीक है ना, चेक कहाँ रहेगा, आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, चेक इन हैंड के जगह पे, है ना। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यदि चेक आपको प्राप्त हुआ, यदि चेक आपने बैंक में क्या करा, है ना, जमा नहीं किया, तो चेक भजा नहीं, चेक आप ही के हाथ में है। तो दो चीज़ हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, चेक किसने दिया था, डेटर ने दिया था, इसलिए डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, रतिराम चेक वाज सेंट टू बैंक। यानी कहता है कि रतिराम से आपको सपोज दैट चेक मिला था, मैंने माल बेचे थे इसके पूर्व में, तो रतिराम ने आपको क्या करा था, चेक दिया था। उस चेक को आपने क्या करा कि बैंक में भेजा। तो जो बैंक में भेजने का मतलब डिपॉजिटेड किया, भेजने का मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट किया। तो बैंक में आपने चेक भेजा, है ना। अभी चेक क्लियर नहीं है, ध्यान समझिएगा। बैंक में आपने जो रतिराम से आपको चेक मिला था, उस चेक को आपने बैंक में भेजा है। अभी हो सकता है जब अकाउंट में, रतिराम के अकाउंट में पैसा ना हो तो चेक डिजोनर भी हो सकता है। कब, चेक क्लियर नहीं होने के संदर्भ में। तो क्या लिख रहा है, जो जैसा शीर्षक कहता है वैसा ही जर्नल बनाना है। तो मतलब है कि रतिराम से आपको चेक मिला है जिसको बैंक में आपने भेजा, तो बैंक क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। दो आइटम निकलेंगे, एक बैंक, ठीक है ना, एक रतिराम निकलेगा, है ना। ध्यान समझिएगा, जिसको हम चेक इन हैंड के रूप में करते हैं। तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और चेक इन हैंड यानी रतिराम ने आपको चेक दिया था, या रतिराम वाला चेक आपको, आपने क्या करा था, बैंक में भेजा था। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आप रतिराम यहाँ भी लिख सकते हैं, या चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, है ना। आप जब लेजर जाएंगे तो यहाँ चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, रतिराम ही लिखेंगे, क्योंकि जब उस समय रतिराम का खाता बनेगा तो उतना रुपया से यदि आप चेक इन हैंड को दिखाते तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे आपका रतिराम का खाता का बैलेंस डेबिट क्रेडिट का नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि चेक इन हैंड के जगह पर किसी व्यक्ति का नाम, या वहाँ पे यदि कैश का अगर आगमन होता है या जाने का प्रोसेस होता है, तो जब लेजर बनाएंगे तो उस पीरियड में हम चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जर्नल है, रोजनामचा है, कि अकॉर्डिंग टू बुक्स या जैसा कह रहा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब बैंक पाने वाला हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि आपने चेक, आप सोचिए ना कि चेक आपने सेंड किया तो चेक आपके पास से गोज आउट होगा। सपोज दैट अगर संपत्ति मान के बनाते हैं, चेक अगर कोई भी आता है तो आपकी संपत्ति ये होता है 1 मिनट के लिए, लेकिन ऑलरेडी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के रूप में अगर यदि आप सोचेंगे तो बैंक रिसीवर है, डेबिट होगा, और चेक इन हैंड जो है यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। नेक्स्ट एंट्री है, रतिराम चेक वाज डिजॉनर्ड। अब ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले में जो 30 नंबर जनरल एंट्री अभी मैंने बताया कि रतिराम वाला चेक आपने बैंक में भेजा था, लेकिन रतिराम वाला चेक यहाँ कह रहा है डिजॉनर हो गया।
अब ध्यान समझिएगा, 3 चीज़ इसमें समझना है। मान लीजिए कि यहाँ रति राम है, रति राम है, यहाँ बैंक है, यहाँ आप है, ठीक है, खूब ध्यान समझिएगा। तो आपको रति राम से चेक मिला था, अब बैंक में जमा करे थे, जो चेक क्लियर नहीं था, ध्यान समझिएगा, तो उसका एंट्री 30 नंबर में हो चुका है। लेकिन अब चेक जो है जब बैंक में सेंड किए थे, आप भेजे थे, तो मालूम पड़ा कि रतिराम के खाता में पैसा ही नहीं था, जिसके कारण चेक बाउंस हो गया, चेक डिजॉनर हो गया। क्या हो गया? चेक डिजॉनर हो गया। तो अब जो है डिजॉनर का लेखा करना है। तो ध्यान समझना है कि बैंक किसको पकड़ेगा? आपको। बैंक किसको पकड़ेगा? आपको। आप किसको पकड़ेंगे? रतिराम को। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, चूंकि रतिराम वाला चेक था, रतिराम वहां पे क्या था? डेटर था, इसलिए बैंक सीधे क्या करेगा, है ना, सूचित करेगा किसको? रतिराम को, ठीक है, कि चेक बाउंस कर गया उसके खाते से, है ना। डिजॉनर राशि की जो शुल्क होता है वो काट लेता है बैंक, ठीक है, या उसके ऊपर जो है फ्रॉडिंग का केस कर सकता है बैंक, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो क्या होगा कि बैंक जो है रतिराम को पकड़ेगा, डेबिट करेगा, है ना। उसके बाद अब बैंक जो है अपना खाता को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में चेक डिजॉनर हुआ है, इस एंट्री के पीरियड में, ठीक है। तो बैंक जो है इसलिए इसको डेबिट करेगा क्योंकि इसने कस्टमर के साथ, आपके साथ, है ना, क्रेडिटर के साथ यह धोखाधड़ी किया था, फ्रॉडिंग किया था, इसलिए इसके नाम से डेबिट करेगा और उतना पैसे का जो है शुल्क व डिजॉनर शुल्क लेगा, ठीक है। इसलिए रतिराम अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? बैंक अकाउंट। और यहाँ पर्सनल अकाउंट में जो सॉरी ये नरेशन जो होता है, नरेशन में आप क्या करेंगे? बिंग लगाकर जो है आप ये कर देंगे, प्रश्न को उतार देंगे और आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं 38 नंबर एंट्री, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। और कहता है कि बैंक से आपने कैश निकाला, इस एंट्री को मैंने कर भी दिया, आहरण का लेखा है। ड्रॉविंग, आहरण क्या होता है? हम क्या करते हैं, कभी कभी सामान भी आहरण करते हैं, कभी कभी कैश भी आहरण करते हैं, ठीक है ना। तो गुड्स विड्रॉन की बात बाद में करेंगे, फिलहाल कैश की बात करते हैं, कैश की चर्चा करते हैं। लिख रहा है कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला तो कैश कौन सी होगा? अब बैंक क्या होगा? गिवर हो जाएगा। यहाँ पे 2 आइटम है, एक कैश निकलेगा इस प्रश्न से, कैश आइटम निकलेगा, एक बैंक आइटम निकलेगा, ठीक है। हर एक जर्नल में 2 या 3 जो है आइटम निकलते हैं और उस आइटम को देखा जाता है कि वह किस अकाउंट से बिलोंग करता है, तब भी जाके हम गोल्डन रूल्स उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक कैश निकल रहा है, एक बैंक निकल रहा है। तो जब आप बैंक से कैश निकासी करते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? कैसे आता है, चूंकि यह रियल अकाउंट है कैश, तो कैश क्या होगा? कॉमसिन होगा, इसलिए क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट, ये DR है, ठीक है ना। चूंकि बैंक क्या होगा? बैंक इस पीरियड में गिवर हो रहा है, बैंक देने वाला हो जा रहा है, इसलिए बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना। चूंकि यह पर्सनल अकाउंट है बैंक, आपको समझ में आनी चाहिए, और बिंग लगा के हम नरेशन को पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। होता क्या है कि ये जरा इसमें मैं कुछ मेंशन कर दूं, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। खूब ध्यान समझिएगा, जब आप ऑफिस यूज के लिए कैश निकालेंगे तो कैश टू बैंक होगा, लेकिन वही कैश यदि आप पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि आप निकालेंगे, है ना, तो कैश के जगह पर हम लोग क्या करेंगे? ड्राविंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्राविंग। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सवाल उठता है कि ड्राविंग क्यों होगा? इस पर भी शर्त है, क्योंकि यह आपकी बही है और आपने अपने निजी प्रयोग के लिए निकाला है, इसलिए इस यहाँ पे हम अपने नाम को डेबिट नहीं करेंगे, है ना। अपने नाम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ड्राविंग लिखेंगे। और आपका नाम भी पर्सनल अकाउंट है और ड्राविंग भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी अपनी बही में अपना नाम नहीं लिखते हैं, हम अपनी बही में किसी दूसरे का रिकॉर्ड करते हैं, सही बात ना। तो इसलिए अपने नाम की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? ड्राविंग लिखेंगे, ड्राविंग अकाउंट डेबिट।
है ना। अब बैंक क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, है ना। तो बैंक गिवर जब हो जाएगा तो टू लगाकर हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू लगाकर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखना है। ऑफिस यूज के लिए कैश टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए ड्राइविंग टू बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल, ध्यान समझिएगा। यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान, है ना, अपने निजी प्रयोग के लिए किया है, जैसे आपने LIC कराया था, तो जब LIC कराए हैं तो LIC का प्रीमियम तो आप ही भरेंगे, ठीक है। तो इस पीरियड में आप अपना नाम अपने बही में न लिखकर अपने नाम की जगह पर ड्राइविंग लिखेंगे। क्या करेंगे, जब प्रीमियम भरेंगे तो निश्चित है कि कैश गोज आउट होगा। कैश क्या होगा, पेड यहाँ लिखा हुआ है, तो पेड की जगह पर क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। कैसे ना आप भुगतान किए हैं तो निश्चित है कि कैश गोज आउट होगा, क्या, ठीक है। तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, गोज आउट होता है तो क्रेडिट होगा, बिकॉज कैश कौन सा अकाउंट का आइटम है, रियल अकाउंट का आइटम है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, गोज आउट हो तो क्रेडिट करो, और कॉमसिन होता है तो डेबिट करो। तो यहाँ कैश गोज आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ध्यान समझिएगा, आहरण पर ब्याज, ठीक है। मान लो आपने व्यवसाय किया था, 2-4 व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप का धंधा किए थे, है ना, सबने पूंजी लगाया था। यदि उस व्यवसाय से आप आहरण करते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले तो निजी प्रयोग के लिए निकालना है तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन उस आहरण पर ब्याज, ध्यान समझिएगा, उस आहरण पर ब्याज किसी भी फर्म या संस्था के लिए प्रॉफिट होता है। क्या होता है, किसी भी फर्म या संस्था के लिए प्रॉफिट होता है। लेकिन आपके लिए यदि आप आहरण कर रहे हैं कैश को, या कुछ भी आहरण कर रहे हैं गुड्स या कुछ भी, तो आपके लिए वह लॉस होगा। लेकिन कंपनी या फर्म के लिए आहरण पर ब्याज वह क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग को क्रेडिट किया गया है, ठीक है। चूंकि यह कंपनी और फर्म की बात पर अप्लाई हो रही है। AB से 3 साझेदार थे, तीनों ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया था। एक की बेटी की शादी थी, उसने कैश जो है कैश आहरण किया है अपने निजी प्रयोग के लिए, ठीक है। तो बाकी 2 तो नहीं निकाल रहा है, तो निश्चित रूप से जो पार्टनरशिप बना है तो उसमें जो भी आहरण करेगा तो फर्म उसके ऊपर जो है ब्याज जो है चार्ज करेगा, क्योंकि एज ए एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनी चल रही थी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसलिए अपने नाम की जगह पर ड्राइविंग लिखेंगे, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और प्रॉफिट होता है तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, ध्यान समझिएगा। प्रॉफिट होगा तो नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चा हानि को डेबिट करो, है ना। क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम, लाभ आय होता है तो क्रेडिट करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग फर्म के लिए क्या है, लाभ है, इसलिए क्रेडिट हो गया। बिंग लगाकर हम क्या करेंगे, प्रश्न को यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं 36 नंबर एंट्री, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ध्यान समझिएगा। यदि आपने पूंजी लगाया है खूब ध्यान समझिएगा, यदि आपने फर्म या संस्था में पूंजी लगाया है, ठीक है, उसमें से कुछ कैपिटल यदि आप आहरण करते हैं, पूंजी का निकासी करते हैं, तो फर्म या संस्था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यानी फर्म या संस्था जो है आपके ऊपर क्या करेगा, ब्याज चार्ज करेगा, ठीक है ना। आपके ऊपर क्या करेगा, ब्याज चार्ज करेगा। तो इसीलिए, है ना, ये आपकी बही है, तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा हानि है ना। पूंजी पर ब्याज आप देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मान लो कि किसी फर्म या संस्था जुड़े थे, आपने कैपिटल लगाया था, है ना। तो कैपिटल माने पूंजी आपने निकाल लिया, मान लो 5 लाख है, 5 लाख में से आपने क्या करा, 2 लाख निकाल लिया, तो निश्चित है कि कैपिटल वहाँ घटेगा, ठीक है ना। तो उस पर ब्याज आपको लगेगा। तो इसलिए आपकी बही है, सपोज दैट मान लेते हैं, है ना।
तो आपको पूंजी पर ब्याज आपके लिए लॉस होगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों चीज में, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या होता है, बताइए, यहाँ पे हानि होगा। ठीक है, अब जरा सोचते हैं आगे। नेक्स्ट है अब 37 एंट्री, आज खत्म कर देते हैं एंट्री, फिर उसके बाद अब 40 तक हम लोग पहुँचिए गए। ठीक है, इसको देख लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं और इस जर्नल एंट्री को एक एक करके आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से आशीर्वाद। आप थोड़ा थोड़ा जो है एंजॉय करते रहिए, है ना। लास्ट में चलते हैं अब, है ना। अब गुड्स लॉस बाय फायर अब आग से माल की क्षति की चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा हम एक और चीज चर्चा कर ले। यहाँ कैश आहरण की बात हुई है। आहरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक गुड्स आहरण करते हैं और एक कैश आहरण करते हैं। तो जब गुड्स आहरण कीजिएगा, है ना, तो क्या करेंगे, उस पीरियड में हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जब कैश आहरण कीजिएगा ऑफिस यूज के लिए तो कैश लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो जब गुड्स आहरण करते हैं तो बैंक से नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, किसी फॉर्म या संस्था से निकालते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है। ठीक है, तो चलिए गुड्स के बारे में एक दिन चर्चा कर लिया जाएगा, फिलहाल मैं बता दिया हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, 37 नंबर एंट्री जरा देखेंगे। कहता है आग से माल का क्षति, है ना। यानी कभी कभी आप मान लो कोई व्यवसाय लगाते हो और उस वक्त व्यवसाय दो तरह का होता है। एक है ना पूरी तरह जो है इंश्योरेंस से, है ना, सुरक्षित होता है। एक जो होता है बिना इंश्योरेंस के आप दुकान चलाते हैं। तो जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिजीवी आदमी होते हैं, जो व्यावसायिक आदमी होते हैं, कभी भी अपने फर्म या संस्था का जिस समय वह उद्घाटन करते हैं तो उसी समय इंश्योरेंस करा लेते हैं कि सपोज दैट कभी इन फ्यूचर यदि आग से माल, चाहे शॉर्ट सर्किट से अगर दुकान का माल, है ना, जल के खाक हो जाए तो उस पीरियड में आपको क्या मिलेगा। जब भी आप इंश्योरेंस कराए रहे होंगे तो निश्चित है कि 70 से 80% मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इंश्योरेंस नहीं कराए हैं तो उस पीरियड में क्या मिलेगा, खाली हाथ राख मिलेगा, क्योंकि जल के तो खाक हो गया, तो राखे ना मिलेगा भाई। तो इसलिए जब भी आप व्यवसाय करो तो निश्चित है कि अपने व्यवसाय का इंश्योरेंस भी करा लो। जितनी आपने पूंजी लगाया है उतना का इंश्योरेंस भी करा लीजिए। ठीक है, अब सवाल होता है कि उसी संबंधित जनरल एंट्री है, जरा देखेंगे। आग से माल का क्षति यानी लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस बाय फायर, इसके भी जनरल एंट्री होते हैं। यदि आपने दुकान खोला था, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो एक ही एंट्री होगा। यदि आपने दुकान खोला था, व्यवसाय करा था या व्यवसाय लगाया था, यदि उसका इंश्योरेंस आपने कराया था तो उस पीरियड में 3 एंट्री होता है। एक आग से माल जलने का, एक इंश्योरेंस क्लेम करने का और एक इंश्योरेंस से पैसा प्राप्त करने का, है ना। तो जब इंश्योरेंस के पीरियड में होगा तो 3 एंट्री, और यदि आपने इंश्योरेंस जो है नहीं कराया था तो ओनली वन एक एंट्री होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ जलने का एंट्री होगा, राख का एंट्री होगा, खाक का एंट्री होगा, है ना, क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था। उसी संबंधित एंट्री है, जरा ध्यान देते हैं। पहला एंट्री दिया गुड्स लॉस बाय फायर, है ना। आग से माल अगर क्षति हो जाता है तो गुड्स लॉस बाय फायर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट है तो ये आपके लिए हानि है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और निश्चित है कि जब आग से माल जलेगा तो आपके दुकान का माल खाक हो जाएगा, पूरा का पूरा माल चला जाएगा। कहाँ, रसालतम में, है ना, जिसका राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, एक वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरा पूरा सामान वह क्या होता है, चला जाता है। तो इसलिए गुड्स पर अगर सोचेंगे तो गुड्स वहाँ पे गोज आउट हो जाता है, इसलिए गुड्स के जगह पर हम क्या डालेंगे, परचेज डालेंगे। ध्यान समझिएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन गुड्स इसलिए डाला गया क्योंकि समझेंगे जहाँ गुड्स आएगा तो परचेज डेबिट,
गुड्स जाएगा तो परचेज को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट है, बिंग लगा दीजिएगा नरेशन को और प्रश्न उतार देंगे, आपका नरेशन हो गया। 38 नंबर एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर ₹5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एडमिटेड क्लेम फॉर ₹4,000। ध्यान समझिएगा, आपने 5,000 का व्यवसाय किया था, 5,000 का शॉर्ट सर्किट लगा, छोटा मोटा दुकान किए थे, ये 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। ध्यान समझिएगा, है ना। तो ये आग से माल जल गया, आपने उस दुकान का बीमा कराया था, आपने इंश्योरेंस क्लेम करा था, आपको 4,000 रुपया प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 4,000 रुपया, सॉरी 40,000 लिख दिया, 4,000। तो 5 में 4 जाएगा तो कितना हो गया, 1,000। यानी 5,000 का माल जाला, 4,000 प्राप्त हुआ, 1,000 का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 4,000 आपको मिला है तो ये कैश जो है, यानी कि क्या होता है, कैश का जो है ये राइज करता है, कैश आपके पास है ना, आ ही रहा है। अब समझिए, तो इसी संबंधित एंट्री है कि यदि इस पीरियड में अगर एंट्री होगा तो 3 गो एंट्री करना है, लेकिन मैंने 2 ही लिखा है, लेकिन आपको 3 गो एंट्री करना है। पहला एंट्री, आग से माल जलने का, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। और इसी में है ना दोनों एंट्री कर दिया गया है कंबाइंड फॉर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है तो निश्चित है कि आग से माल जलेगा तो आप बीमा कंपनी को क्लेम करेंगे, है ना। तो इंश्योरेंस क्या लिखा है, क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ध्यान समझिएगा, इंश्योरेंस इसका अगर सिंगल एंट्री करा जाए तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, किसका, आपने जो इंश्योरेंस क्लेम करा है। फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं सोचते हैं, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं क्योंकि इसको बाद में भी हम एंट्री करा जा सकता है। ध्यान समझिएगा, इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री होता है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब जो है आपको पैसा कितना मिला है, 4,000, और हानि कितना हुआ है, 1,000। तो इसके लिए एंट्री तीसरा जो होगा, एंट्री यहाँ पे शायद छूट गया बाबू, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा जो एंट्री होगा यानी 4,000 रुपया कैश के रूप में, 3 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। 4,000 कैश के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कितना का लॉस हुआ है, 1,000 का, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। R2 क्या लिखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। क्या हो जाएगा, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी लग सकता है, टू इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4,000 यहाँ हो जाएगा, मिला है, 1,000 लॉस हो गया, और टोटल एंट्री कितना का होगा, क्रेडिट 5,000 का, लेन देन कितना हुआ था, 5,000 का। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो जब आपका बीमा कराए होंगे किसी व्यवसाय का तो 3 एंट्री करना है, 1 नंबर आग से माल जलने का, 2 नंबर क्लेम करने का, इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है, कि आप दिग्भ्रमित नहीं होइएगा, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम करने का, और तीसरा हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम का पैसा प्राप्त होने का और लॉस का, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे, नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है, इसके बारे में जरा जानिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त व्यय, हिंदी हम नहीं लिखे हैं लेकिन आप समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त व्यय, यानी बाकी का, है ना, बाकी रकम, इसको कहते हैं बाकी रकम या है ना बकाया रकम, ठीक है। तो मान लो कि किराया आउटस्टैंडिंग है, आप है ना, आप क्या करते हो कि किराए पे रहते हो, मकान मालिक का पैसा बाकी रह गया आपके लिए, तो आपको कभी ना कभी भविष्य में तो देना है, तो रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, इसीलिए आपके लिए खर्चा आनी है, तो खर्चा आनी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ध्यान रखना है,
रेंट आउटस्टैंडिंग, इसमें दो आइटम निकल रहा है। एक निकल रहा है रेंट, खूब बढ़िया सोचिए, एक निकल रहा है रेंट ओ बाई एस, माने रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कभी ना कभी आपको खर्चा करना होगा, मकान मालिक को देना होगा, तो इसलिए खर्चा हानि को हम डेबिट कर दिए। लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग अभी आपने दिया नहीं या आपके यहाँ बकाया है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्या बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। इसलिए इस लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चूंकि रेंट आउटस्टैंडिंग या कोई भी आउटस्टैंडिंग या सैलरी आउटस्टैंडिंग या वजेज आउटस्टैंडिंग कुछ भी होएगा तो वह क्या होगा? हमारे लिए लायबिलिटी है, बकाया है किसी का हमारे ऊपर, तो भविष्य में कभी ना कभी पैसा उसको देना पड़ेगा। इसीलिए है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हर एक आउटस्टैंडिंग का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि आपके लिए यह लायबिलिटी होता है और बैलेंस शीट के हमेशा लायबिलिटी में ही लिखाता है। उसी तरह आते हैं वजेज सैलरी इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग। मैं पहले ही बताया आपको। तो वजेज आउटस्टैंडिंग हो सकता है, सैलरी हो सकता है आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग हो उन सभी को हम आइटम को डेबिट करेंगे, जैसे वजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और टू है ना, माने विविध यानी मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मतलब इसमें हम क्या लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। वजेज आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ना, टू क्या हो जाएगा, या मैंने डॉट डॉट दिया इसलिए क्योंकि ये तीनों को लगा के क्रेडिट करेंगे, ओ बाई एस लिखकर यहाँ पे अकाउंट लिखकर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो टू क्या हो जाएगा, वजेज आउटस्टैंडिंग। टू क्या हो जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, है ना। ऐसा करके हम लोग कर देंगे, ये आपका बन जाएगा। तो अब जो है 40 एंट्री मैंने आपको दिया, है ना। अब आपको बच्चे निर्णय करना है कि मैं जो आपको दिया अभी तक, है ना, मेरे में क्या कमी है और मैं जो है आपसे छुपा रहा हूँ। मेरा जीरो कॉमर्स के नाम से इस चैनल का उद्घाटन हुआ है ना, और इसलिए मैंने जीरो से इसको चलाने का शुरू किया है। जीरो से मैंने शुरुआत किया था। व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है ना, व्हाट इज द ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से मैंने शुरू किया था। अब जितनी भी आपके बातें थी अकाउंटेंसी से, बेसिक से लेकर दुनिया की सारे आइटम मैंने आपको दिया, है ना। अगर जानकार व्यक्ति होंगे, अगर उस नोट के इसको पढ़ेंगे, यदि मेरे में कमी है तो ज़रूर मेरे पास कमेंट करें कि आपने सर, है ना, कुछ न कुछ छोड़ दिया है। मैं अपनी गलतियों को सुधार करते हुए उस पर अमल करूँगा और ज़रूर कुछ न कुछ आगे, है ना, आपको छूटी हुई चीज़ को आपके सामने प्रदर्शित करने का अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे, है ना, मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, मुझे प्यार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका फर्ज है कि कोई भी यदि आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपको अच्छा चीज़ आपके लिए कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी उंगली का जादू दिखाइए, मेरे चैनल से जुड़िए, है ना, अपनी कीमती समय निकाल कर चैनल से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और आगे अब बुक्स शुरू होगा, जर्नल एंट्री का बुक्स किताब जो आपको बताई जाएगी, है ना। कल से मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। बार बार आपसे चर्चा करता हूँ कि मुझे टाइम कम मिलता है, वक्त कम मिलता है, जिसके कारण मैं प्रत्येक दिन वीडियो नहीं बना सकता हूँ,
है ना, एक दिन 2 दिन गैप हो जाता है, बिकॉज आई एम ए गवर्नमेंट टीचर ऑफ, है ना, कॉमर्स, आपको पता है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ, है ना, नहीं दे सकता हूँ, है ना, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो प्रूफ भी दे सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे पास सारा आईडी है वगैरह है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं सरकार का नौकर हूँ, सरकारी, है ना, अपना फॉर्मेलिटी, अपना सरकारी जो है, जो मेरा जॉब है, जो मेरा टाइम है, उसको बिताने के बाद, सरकार का काम करने के बाद, है ना, आपके लिए, है ना, कुछ अपना कीमती वक्त निकाल कर, है ना, कुछ देने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे ढंग से समझें, प्रिलिमिनरी स्टेज को ढंग से समझें, है ना। तो मैं आपसे विदा लेने की उम्मीद करता हूँ और विदा लेता हूँ, है ना। इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहिए और मुझे, है ना, लाइव थोड़ा सा प्यार देते रहिए। प्यार देने का अर्थ है कि आप मेरे साथ, है ना, मेरे चैनल को प्यार दीजिए, थोड़ा सा आप उंगली का जादू दिखाइए और लाइव, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना कभी ना भूलें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो। जय माता दी। आपकी माता रानी आपको आपके सुनहरे अवसर को, है ना, ब्राइटनेस बनाए। आज अभी नवरात्रा शुरू हो गया है, इसलिए आप सभी को माता रानी ख्याल रखे, खूब आपको बुद्धिजीवी, खूब विद्वान बनवावे। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।